ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वेन आरेख। सबसे पहले वेन आरेख होता क्या है, वेन आरेख होता क्या है कि कैसे कहते हैं हम वेन आरेख। तो आयत तथा वृत्त से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है, वेन आरेख। जैसे कि अब ए बी और यू, यानी जो आपका आयत होगा, जो आयत है वो किसको निरूपित करता है, सदैव सार्वत्रिक समुच्चय को। किसको निरूपित करता है, सार्वत्रिक समुच्चय को। और जो ये वृत्त होते हैं ये किसको निरूपित करते हैं, जो सार्वत्रिक समुच्चय के उपसमुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय के उपसमुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय के उपसमुच्चयों को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, वृत्तों के द्वारा। अब आयत तो सार्वत्रिक समुच्चय को निरूपित करेगी, यानी ये दोनों क्या होंगे, जो है ए और बी के लिए ये यू सार्वत्रिक समुच्चय, यानी ए और बी के सभी अवयव यू में विद्यमान है। इसका मतलब ए और बी में, ए और बी क्या है, इस यू के क्या है, उपसमुच्चय। तो सदैव जो वेन डायग्राम की जो हम आकृतियां बनाएंगे, ठीक है, उन वेन डायग्राम्स में हम जो आयत बनाएंगे उससे सार्वत्रिक समुच्चय को, और जो अन्य समुच्चय दिए गए हैं उनसे किसको निरूपित करेंगे, वृत्तों को निरूपित करेंगे। अब ये वेन डायग्राम्स की हमें आवश्यकता कहां पड़ेगी, उसके पहले हमें कुछ समुच्चयों की संक्रियाओं को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले समुच्चयों पर संक्रियाएं, समुच्चयों पर संक्रियाएं। अब वो संक्रिया की बात करेंगे जो हमने जो है आपको फर्स्ट डे की क्लास में लिया था, जब संख्याओं के बारे में बताया था। तो हमने एक वर्ड यूज किया था, यूनियन यूज किया था। तो उस वर्ड को हम आज पढ़ेंगे। समुच्चयों पर संक्रियाएं, समुच्चयों पर संक्रियाएं। सबसे पहली आती है संघ, क्या बोलते हैं इसे, यूनियन। हम क्या जनरली उन वर्ड्स को बोलने के आसान जो आदी हो जाते हैं जो हमें बोलने में आसान लगते हैं, चाहे वो इंग्लिश में ही क्यों ना हो, चाहे वो इंग्लिश में ही क्यों ना हो। क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आपने देखे होंगे, क्योंकि हम शुद्ध हिंदी भाषा का तो प्रयोग करते ही नहीं। हम कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, खिचड़ी भाषा का, यानी कुछ हिंदी के वर्ड, कुछ इंग्लिश के, कुछ संस्कृत के, कुछ उर्दू के, कुछ फारसी के, कुछ अरबी के, यानी इन सब भाषाओं को मिला के हम अपनी जनरल भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम क्या कहते हैं, स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन। आप एक अनपढ़ ऑटो वाले से भी पूछोगे तो उसको भी पता होगा कि रेलवे स्टेशन, ठीक है। उसे आप जो है उससे पूछोगे भाई साहब ये ट्रेन कितने बजे आएगी, तो वो बता देगा। और उससे पूछोगे भाई साहब लोहपथ गामिनी कितने बजे आएगी, तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि ये पूछ क्या रहा है। तो वो कहेगा भाई साहब हिंदी में बोलो, लोहपथ गामिनी क्या है, जबकि उसे ये नहीं पता कि लोहपथ गामिनी ही हिंदी का सही वर्ड है। लेकिन हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इंग्लिश वर्ड ट्रेन। तो यानी जैसे यहाँ संघ है, संघ लिखा हुआ है, तो यहाँ इसका इंग्लिश वर्ड क्या है, यूनियन। तो हमें बोलने में यूनियन आसान लगता है, तो इसीलिए हम हर जगह इसका वर्ड क्या करेंगे, यूनियन। अब संघ होता क्या है, समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का संघ, यानी समुच्चयों का संघ। संघ से हमारा क्या तात्पर्य है, संघ से हमारा तात्पर्य है, जैसे हमने बताया आरएसएस, आरएसएस भी क्या है, संघ है। आरएसएस क्या है, संघ, यानी एक तरीके से संगठन है। क्या है, संगठन। तो यानी यूनियन का मतलब यानी समुच्चयों का संघ, तो यानी क्या होगा, समुच्चयों का संगठन। मजदूरों का संघ, मजदूरों का संगठन। ट्रकों का संघ, ट्रकों का संगठन।
यानी किसी भी चीज का संघ हो तो इसका मतलब क्या होता है, उन चीजों का क्या होता है, वो संगठन होता है, यानी उन सब चीजों को एक जगह मिलाकर एकत्रित किया जाता है। जैसे अब यदि मुझे आपको ए समुच्चय दिया गया है, ए इज इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी, ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए कोमा बी कोमा सी, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है डी कोमा ई, तो मुझे इन दोनों समुच्चयों का संघ निकालना है या इन दोनों समुच्चयों का यूनियन निकालना है। तो यूनियन को इन दोनों के मध्य यू का सा आकार, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी के सभी अवयवों का को एकत्रित कर दो, इकट्ठा कर दो, तो कर दो इकट्ठा, ए बी सी डी ई, ये क्या हो गया, ए यूनियन बी, यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी का संगठन, समुच्चय ए और बी का संघ। ठीक है, तो यानी यदि हमें अब इस तरीके से मान लो हमें 10 समुच्चय दिए गए हो, तो ए मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई यूनियन एफ यूनियन जी यूनियन एच, इस तरीके से लिख देंगे, और उनमें जितने भी अवयव होंगे उन सबको मिलाकर लिख दिया जाएगा। यह कहलाता है दो समुच्चयों का संघ। अब आते हैं कुछ संघ के गुणधर्म। भाई जैसे हम कोई भी संगठन बनाते हैं तो कुछ उसके नियम कानून बनाते हैं ताकि उन नियम कानूनों को कोई तोड़े नहीं, कम से कम संघ के व्यक्ति तो ना तोड़े या संगठन के व्यक्ति तो ना तोड़े। उसी प्रकार जैसे समुच्चयों का संघ है तो इनके लिए भी कुछ नियम है, उन नियमों को यानी ये संघ जो समुच्चयों का जो संघ होगा उन नियमों का पालन करेगा। सबसे पहला आता है क्रम विनिमय नियम। सबसे पहला क्या आता है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम से हमारा क्या तात्पर्य है, सबसे पहले तो इसका भाषात्मक अर्थ देखें। क्रम यानी कोई भी चीज क्रम से लगी हो, विनिमय यानी एक्सचेंज, यानी क्या होता है, बदलना। विनिमय का मीन्स अगर हम इंग्लिश में देखें तो क्या होता है, एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स एक दूसरे को बदलना, यानी समुच्चयों का जो संघ होता है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। अर्थात यदि दो समुच्चय ए तथा बी दिए गए हों तो ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी हमने समुच्चयों का क्रम परिवर्तन कर दिया। पहले ए यूनियन बी कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, बी यूनियन ए। दोनों ही स्थितियों में जो हमें मान प्राप्त होगा वो कैसा होगा, समान प्राप्त होगा। जैसे कि मैं यहां पर बी यूनियन ए करना चाहूं, बी यूनियन ए डी ई ए बी सी, क्या दोनों समान हैं? देखो अवयवों की संख्या समान है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर देखो इसके बाद कि अवयव भी समान है या नहीं, ए है, ये है, बी है, सी है, डी है और ई है, यानी सारे अवयव भी समान है। इसका मतलब समुच्चयों का जो संघ होता है या समुच्चयों का जो यूनियन होता है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। सेकंड गुणधर्म आता है इसका साचर्य नियम। साचर्य नियम, साचर्य नियम क्या कहता है कि यदि हमें 3 समुच्चय ए बी और सी दिए गए हों, जब भी साचर्यता की बात आएगी, साचर्य और क्रम विनिमय, इन दोनों को ध्यान से याद रखना क्योंकि ये बहुत जगह काम आने हैं। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में 11th में भी कई जगह काम आएंगे, इवन देन 12th में भी काम आने, क्योंकि 12th में भी इन्हीं वर्ड्स को हम यूज करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनमें 11th और 12th के लिए याद क्या रखना है, क्रम विनिमयता के लिए तो हमें केवल 2 चीजों की आवश्यकता होती है, साचर्यता के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। क्रम विनिमयता के लिए 2 चीजों की और साचर्यता के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। तो यानी साचर्य नियम क्या कहता है कि यदि 3 समुच्चय ए बी सी दिए गए हों तो समुच्चयों का संघ या समुच्चयों का यूनियन साचर्य नियम का पालन करता है। अर्थात ए यूनियन बी, यानी पहले ए और बी का संघ निकाला जाए
उसके बाद उसमें यूनियन सी किया जाए, यानी सी का उसके बाद यूनियन किया जाए, या पहले बी और सी का यूनियन निकाला जाए उसके बाद उसका यूनियन ए के साथ किया जाए। तो दोनों ही स्थितियों में जो हमें मान प्राप्त होगा वो कैसा होगा, समान प्राप्त होगा। अगर इसको हम जनरल वे में देखना चाहें तो जैसे हमारे पास आपके एक जैसे ट्रकों का संगठन लेते हैं, ट्रकों का संगठन लेते हैं, तो मान लो एक व्यक्ति के पास 5 ट्रक है, ठीक है, 3 व्यक्ति हैं जिनके पास जो है, एक के पास 5 ट्रक है, एक के पास 10 ट्रक है और एक के पास 15 ट्रक है। तो टोटल ट्रक कितने हो गए, 10 और 15 25 और 5 30। तो पहले जो है 5 ट्रक एक जगह आके खड़े हुए, फिर 10 खड़े हो गए, तो कितने हो गए 15, फिर उसके बाद 15 आए, या पहले 15 आ गए होते, फिर 10 आते और फिर 5 आते। तो दोनों ही स्थितियों में जो ट्रकों की संख्या इकट्ठी जो हो रही है वो कितनी हो रही है, 30 तो होगी। तो वही सेम कंडीशन है, यानी पहले ए और बी के अवयवों को मिलाकर लिख लो, उसके बाद सी के अवयवों को मिलाओ, या पहले बी और सी के अवयवों को मिला लो उसके बाद ए के अवयवों को मिलाओ। दोनों ही स्थितियों में अवयवों की संख्या कैसी रहेगी, समान रहेगी, और अवयव भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो यानी समुच्चयों का संघ साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है, समुच्चयों का संघ साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। थर्ड आता है वर्ग सम नियम। थर्ड कौन सा आता है, वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम क्या कहता है, यानी वर्ग से मतलब है, जैसे हम वर्ग का मतलब क्या समझते हैं, जैसे हमें 2 का वर्ग तो 2 इंटू 2, 3 का वर्ग 3 इंटू 3। तो वो इस वर्ड से हमें समझ में आना चाहिए वर्ग सम, यानी हम किसी समुच्चय को यदि स्वयं के साथ उसका सम्मिलन करें तो हमें वही समुच्चय प्राप्त होगा। जैसे यहां पर ए यूनियन, मैं इसका यूनियन ए के साथ ही करना चाहूं, ए यूनियन ए यानी स्वयं के साथ करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, ए यूनियन स्वयं के साथ करना चाहूं तो ए यूनियन ए, ए बी सी यूनियन ए बी सी। अब मैं इनका यूनियन करूंगा तो समुच्चय में अवयव को रिपीट नहीं करते, तो समुच्चय में अवयव को रिपीट नहीं करते तो क्या लिखा जाएगा, ए बी सी, यही लिखा जाएगा। तो इससे हमारा वर्ग सम क्या निकल के आता है कि यदि किसी समुच्चय का स्वयं के साथ यूनियन लिया जाए तो हमें पुनः वही समुच्चय प्राप्त होता है। यही क्या कहलाता है, वर्ग सम, यानी वर्ग करने पर समान प्राप्त होना। भाई इसका शाब्दिक अर्थ निकाला है हिंदी में, हर जगह मैथमेटिक्स में हर जगह शाब्दिक अर्थ नहीं निकालेंगे, पर जहां निकल रहा है वहां तो अपन समझ सकते हैं क्योंकि हमारा हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। तो वर्ग सम यानी हमने क्या किया, वर्ग का मतलब ए स्क्वायर, यानी 2 बार ए आना चाहिए, तो 2 बार ए ले रहे हैं, 2 बार ए ले रहे हैं, बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, ए। तो वर्ग सम नियम क्या कहता है कि यदि किसी समुच्चय का स्वयं के साथ यूनियन निकाला जाए तो हमें दिया गया समुच्चय ही प्राप्त होता है। यदि किसी समुच्चय का स्वयं के साथ यूनियन निकाला जाए या स्वयं के साथ संघ निकाला जाए तो हमें दिया गया समुच्चय ही प्राप्त होता है। फोर्थ आता है फाई का नियम। फाई का नियम, फाई का नियम, फाई तो हम जो है जाना पहचाना अक्षर है। क्या होता है फाई, रिक्त समुच्चय। किसको व्यक्त करते हैं हम, फाई को किससे व्यक्त करते हैं, रिक्त समुच्चय से। तो रिक्त समुच्चय से क्या है, तो फाई का नियम क्या कहता है, यदि किसी समुच्चय के साथ रिक्त समुच्चय का सम्मिलन किया जाए तो हमें पुनः वही समुच्चय प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि फाई में कोई अवयव होता ही नहीं है, तो अंतर कहां आएगा भाई। फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय यानी खाली मंजिला कोष्ठक, यानी इसमें तो कोई अवयव होता ही नहीं है। तो यदि किसी समुच्चय का स्वयं के साथ यूनियन निकाला जाए तो हमें दिया गया समुच्चय ही प्राप्त होता है। अर्थात ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। जैसे ए इज इक्वल टू ए दिया हुआ ए बी सी, तो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए बी सी यूनियन रिक्त समुच्चय
क्या आ जाएगा, वापस वही समुच्चय निकल के आ जाएगा, ए बी और सी इज इक्वल टू ए। यही क्या होता है, फाई का नियम। यानी फाई के नियम के अंतर्गत यदि किसी समुच्चय का फाई के साथ यानी रिक्त समुच्चय के साथ सम्मिलन किया जाए तो हमें दिया गया समुच्चय ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ। इसका जो फिफ्थ है, फिफ्थ एंड लास्ट, यू का नियम। यू का नियम, यू क्या होता है, ये भी जाना पहचाना वर्ड है। क्या होता है यू, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय। यानी ये नियम क्या कहता है, यदि किसी समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ सम्मिलन किया जाए, तो हम जानते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय में तो दिए गए समुच्चय के सभी अवयव विद्यमान होते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय में दिए गए समुच्चय के सभी अवयव विद्यमान होते हैं। तो हमें कौन सा समुच्चय मिलेगा, वो दिया गया सार्वत्रिक समुच्चय ही मिलेगा, क्योंकि वो तो उसका उपसमुच्चय है। जैसे a इज इक्वल टू दिया हुआ है a कोमा b, और इसके लिए u दिया हुआ है a b c d e। तो हम क्या करें, a का यूनियन करें u के साथ, a का यूनियन करें किसके साथ, u के साथ। तो करो यूनियन a कोमा b यूनियन a b c d e। तो क्या निकल के आएगा, a b c d e, क्योंकि समुच्चय में किसी भी अवयव को रिपीट नहीं किया जाता। अब ये किसके बराबर निकल के आ रहा है, u के बराबर इज इक्वल टू u। तो यानी u का नियम क्या कहता है, यानी ये सार्वत्रिक समुच्चय है कि यदि किसी समुच्चय का u के साथ यानी सार्वत्रिक समुच्चय के साथ संघ निकाला जाए या सार्वत्रिक समुच्चय के साथ यूनियन निकाला जाए, तो हमें सार्वत्रिक समुच्चय ही प्राप्त होता है। ये हमने प्रूफ भी करके देख लिया कि हमने a लिया a कोमा b, u लिया a b c d e, फिर दोनों का यूनियन किया तो हमें क्या निकल के आया, सार्वत्रिक समुच्चय ही प्राप्त हुआ। ये आपके 5 नियम हैं। यानी सबसे पहले इनको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने समुच्चयों का संघ पढ़ा। समुच्चयों का संघ क्या होता है, समुच्चयों का संघ यानी 2 या 2 से अधिक समुच्चय दिए गए हों तो उनका संघ क्या होता है, उन सभी के अवयवों को एक साथ लिखना उन समुच्चयों का क्या कहलाता है, संघ कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है कि संघ के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। सबसे पहला गुणधर्म होता है आपका, इसको तत्समक नियम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तत्समक नियम। बाई चांस कोई तत्समक नियम पूछ ले तो यही है, ठीक है ना, तत्समक नियम भी यही है। अब सबसे पहले संघ के गुणधर्म। संघ के गुणधर्म में सबसे पहला आता है क्रम विनिमय नियम, यानी समुच्चयों का संघ क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। यानी यदि 2 समुच्चय A तथा B दिए गए हों तो A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। दूसरा आता है साचर्य नियम। साचर्य नियम के लिए हमें 3 अवयवों की आवश्यकता पड़ती है। यानी यहां पर समुच्चयों के बारे में बात कर रहे हैं तो 3 समुच्चय लेंगे, कहीं और किसी के बारे में बात कर रहे होंगे, संख्याओं के बारे में बात कर रहे होंगे तो 3 संख्या लेंगे, ठीक है। तो संक्रियाओं के बारे में बात कर रहे होंगे तो 3 संक्रिया लेंगे। तो यहां पर समुच्चयों के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने क्या कर लिया है, 3 समुच्चय लिए, A, B और C। तो यानी साचर्य नियम क्या कहता है कि यदि 3 समुच्चय A, B तथा C दिए गए हों तो सबसे पहले A और B का संघ निकाला जाए, A और B का यूनियन किया जाए, उसके पश्चात C का यूनियन किया जाए, या पहले B और C का यूनियन किया जाए उसके पश्चात A का यूनियन किया जाए। तो दोनों ही स्थितियों में जो हमें समुच्चय प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, समान प्राप्त होंगे, अर्थात समुच्चयों का संघ साचर्य गुणधर्म का पालन करता है। तीसरा आता है वर्गसम नियम। वर्गसम नियम को हम तत्समक नियम भी बोलते हैं। इसका मतलब यदि किसी समुच्चय का स्वयं के साथ संघ निकाला जाए, स्वयं के साथ यूनियन किया जाए तो हमें वही समुच्चय प्राप्त होता है। चौथा आता है फाई का नियम। फाई का नियम क्या कहता है, यदि किसी समुच्चय का
यदि किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ संघ निकाला जाए तो हमें दिया गया समुच्चय ही प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि फाई एक रिक्त समुच्चय होता है और रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव विद्यमान नहीं होता है। फिर लास्ट आता है आपका यू का नियम। यू का नियम क्या कहता है कि यू होता है अपना सार्वत्रिक समुच्चय। तो यानी यदि किसी समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ यूनियन निकाला जाए, यदि किसी समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ यूनियन निकाला जाए तो हमें सार्वत्रिक समुच्चय ही प्राप्त होता है। ये हमने प्रूफ भी करके देखा है, पांचों रूल्स हमने प्रूफ करके देख चुके हैं कि ये सारे नियम क्या है, समुच्चयों के संघ के लिए सत्य है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? समुच्चयों पर संक्रियाओं में यूनियन को हम सम्मिलन भी बोलते हैं, लेकिन संघ या सम्मिलन हम इसको नहीं याद रखेंगे क्योंकि हम केवल इस वर्ड का यूज करेंगे हमेशा, यूनियन। तो आप यूनियन से सभी लोग याद रखें। अब नेक्स्ट आती है दूसरी संक्रिया, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। और हम इस जो है सर्वनिष्ठ और संघ या सम्मिलन दोनों के लिए ही इंग्लिश वर्ड ही यूज करेंगे मैथमेटिकली, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो आप यूनियन और इंटरसेक्शन याद रखें। इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ यानी अगर हम इस वर्ड को देखें तो इसके शाब्दिक अर्थ से निकल के आ रहा है, यानी जो सभी में सर्वनिष्ठ, यानी जैसे जो क्या हो, सभी में निष्ठा रखता हो। सर्वनिष्ठ किसे बोलेंगे? हिंदी में अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो जो सभी में निष्ठा रखता हो। या हम मैथमेटिकली अगर इसको देखना चाहें तो दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी यदि दो समुच्चय ए तथा बी दिए गए हों तो दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ उन दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय कहलाता है। उन दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय, यानी यदि दो समुच्चय ए और बी दिए गए, जैसे a इज इक्वल टू ए बी सी और b इज इक्वल टू बी सी डी, तो दोनों का जो सर्वनिष्ठ होगा उसे किससे दर्शाएंगे? ए इंटरसेक्शन, यूनियन का उल्टा कर दो, यूनियन का उल्टा कर दो, ये चिन्ह होता है इसका इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए बी सी इंटरसेक्शन बी सी डी, ए बी सी इंटरसेक्शन बी सी डी। तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? बी और सी। तो यानी क्या आ जाएगा? बी और सी, ये क्या कहलाएगा? दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। यानी दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कैसे ज्ञात किया जाता है? दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ उन दोनों समुच्चयों में दिए गए अवयवों में उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय होता है। यानी दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ ए और बी समुच्चय दिए गए थे। ए इज इक्वल टू माना हमने ए कोमा बी कोमा सी, बी इज इक्वल टू बी कोमा सी कोमा डी। तो इनका इंटरसेक्शन यानी यूनियन का उल्टा चिन्ह होता है। यूनियन का हम यू की तरह चिन्ह बनाते हैं तो उसका उल्टा कर दो इंटरसेक्शन के लिए। तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से दिखाई दे रहे थे? बी और सी। तो बी और सी, तो यानी ये क्या आ गया? दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठों का समुच्चय। तो सर्वनिष्ठ में क्या ले जाते हैं? उभयनिष्ठ अवयव लिए जाते हैं। अब जैसे हमने समुच्चयों यूनियन के गुणधर्म पढ़े तो ऐसे इंटरसेक्शन के भी गुणधर्म होंगे। तो सम्मिलन वो आपके सर्वनिष्ठ के गुणधर्म, सर्वनिष्ठ के गुणधर्म, सबसे पहला तो वही है क्रम विनिमय गुणधर्म या क्रम विनिमयता, कुछ भी बोल सकते हो। क्रम विनिमय गुणधर्म, तो क्रम विनिमय गुणधर्म क्या कहता है? दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। क्यों? क्योंकि यदि हम पहले ए और बी में उभयनिष्ठ देखें या बी और ए में उभयनिष्ठ देखें, दोनों ही स्थितियों में उभयनिष्ठों की संख्या कैसी होगी? समान होगी और अवयव भी कैसे होंगे? समान होंगे। यानी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्रम विनिमय
गुणधर्म का पालन करता है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी यदि पहले ए और बी में सर्वनिष्ठ चेक किया जाए या बी और ए में सर्वनिष्ठ चेक किया जाए, दोनों ही स्थितियों में जो हमें समुच्चय प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, समान प्राप्त होगा। दूसरा गुणधर्म इसका आता है साचर्यता। मैंने अभी बताया आपको ये साचर्यता वर्ड ऐसा है कि क्रम भिन्न और साचर्यता, ये दोनों आपको 11th में भी बहुत जगह काम आने और 12th में भी काम आने। तो साचर्यता के लिए कितने समुच्चयों की आवश्यकता होगी, 3 समुच्चयों की। यहां पर हम समुच्चयों के बारे में बात कर रहे हैं, तो साचर्यता के लिए 3 समुच्चयों की आवश्यकता होगी। यदि हमें अब बात करें कि साचर्य गुणधर्म की, यदि 3 समुच्चय a, b, c दिए गए हों, a, b, c दिए गए हों, तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ साचर्य गुणधर्म का पालन करता है। a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। इसका मतलब पहले a और b में से उभयनिष्ठ निकाला जाए, उसके बाद c में उभयनिष्ठ देखा जाए, या पहले b और c में उभयनिष्ठ निकाला जाए, उसके बाद a में उभयनिष्ठ देखा जाए, तो दोनों ही स्थितियों में जो समुच्चय प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, समान प्राप्त होंगे। इसे चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो a इज इक्वल टू a, b, c, b इज इक्वल टू b, c, d और c इज इक्वल टू c, d, e। अब इसमें से LHS देखें, LHS में सबसे पहले a इंटरसेक्शन b निकालना है। a इंटरसेक्शन b यानी a और b में उभयनिष्ठ अवयव देखो कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ है, b और c। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसका कि उभयनिष्ठ क्या आएंगे, b और c। अब क्या करना है, वापस से इंटरसेक्शन c और करना है। तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या निकल के आई है, b, c। इंटरसेक्शन c की वैल्यू क्या है, c, d, e। अब देखो इन दोनों में से कौन सा अवयव उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, केवल c, इज इक्वल टू c। ये तो अपने LHS सॉल्व की। अब हम सॉल्व करते हैं RHS। RHS सॉल्व करें तो RHS में हमें सबसे पहले क्या करना है, RHS में सबसे पहले B इंटरसेक्शन C करना है। तो B इंटरसेक्शन C, तो B इंटरसेक्शन C, B और C में उभयनिष्ठ अवयव देखना जरा, C, D, दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं, C और D। तो C, D। फिर क्या करना है हमें, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी A की वैल्यू क्या है, A, B, C, और इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या है, C, D। अब देखना इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, केवल C उभयनिष्ठ है। ये निकाल दिया हमने C। ये अपनी आई RHS आई C, LHS भी क्या आ रही है, C आ रही है। यानी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ साचर्य गुणधर्म का पालन करता है। यानी यदि पहले A और B का इंटरसेक्शन निकाला जाए, उसके बाद C का इंटरसेक्शन किया जाए, या पहले B और C का इंटरसेक्शन निकाला जाए, उसके बाद A का इंटरसेक्शन किया जाए, दोनों ही स्थितियों में हमें समुच्चय कैसे प्राप्त होंगे, समान प्राप्त होंगे। ये होता है इसका दूसरा गुणधर्म खत्म। अब नेक्स्ट लेते हैं तीसरा गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म क्या कहता है इसका, फाई का नियम। फाई का, चलो वर्ग सम ले लेते हैं पहले। वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम क्या कहता है, वही वर्ग सम, वर्ग करने पर समान। यानी यदि किसी समुच्चय का स्वयं के साथ इंटरसेक्शन निकाला जाए, यदि किसी समुच्चय का स्वयं के साथ सर्वनिष्ठ निकाला जाए, तो कौन सा समुच्चय प्राप्त होगा, स्वयं ही प्राप्त होगा।
क्योंकि स्वयं में तो सारे अवयव उभयनिष्ठ हो जाएंगे। जैसे ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, यानी ए अगर मान लो जैसे ए इज इक्वल टू मान लिया हमने ए कोमा बी, तो हमें ए इंटरसेक्शन ए करना है, ए इंटरसेक्शन ए करना है, यानी ए कोमा बी इंटरसेक्शन ए कोमा बी। देखो दोनों में कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ, पूरा दोनों ही अवयव उभयनिष्ठ होंगे। तो ए कोमा बी बराबर ए। तो वर्गसम नियम क्या कहता है, यदि किसी समुच्चय का स्वयं के साथ सर्वनिष्ठ निकाला जाए तो हमें दिया गया समुच्चय ही प्राप्त होता है। ये कौन सा नियम होता है इसका, वर्गसम नियम। चौथा आता है फाई का नियम। फाई का नियम, फाई का नियम क्या कहता है, यदि किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ ज्ञात किया जाए, यदि किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन निकाला जाए तो हमें रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा। तो कौन सा प्राप्त होगा, यूनियन में क्या प्राप्त हो रहा था, दिया गया समुच्चय प्राप्त हो रहा था, यहां पर कौन सा प्राप्त होगा, रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा। अर्थात ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। जैसे ए इज इक्वल टू तो ये ले लिया, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, खाली मंझला कोष्ठक। अब ए इंटरसेक्शन फाई करना है, तो ए की वैल्यू तो है हमने लिए ए कोमा बी इंटरसेक्शन फाई। अब देखो जरा दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, कोई उभयनिष्ठ है क्या, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि यहां तो अवयव होता ही नहीं है। तो उभयनिष्ठ तो जब होगा जब यहां पर अवयव होता, और रिक्त समुच्चय में तो कोई अवयव होता ही नहीं है। तो क्या प्राप्त होगा, रिक्त समुच्चय। यानी फाई का नियम क्या कहता है, यदि किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ ज्ञात किया जाए तो हमें रिक्त समुच्चय ही प्राप्त होगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय और किसी समुच्चय में अवयवों का उभयनिष्ठ होना संभव ही नहीं है। लास्ट आता है इसका यू का नियम। यू का नियम, यू का नियम क्या कहता है, यदि किसी समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ, यू क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय, यदि किसी समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ ज्ञात किया जाए तो हमें दिया गया समुच्चय ही प्राप्त होगा। यानी अर्थात ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। तो सबसे पहले माना ए इज इक्वल टू ए कोमा बी, और इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय ले सकते हैं जिसमें ये दोनों अवयव विद्यमान हो, ए बी सी डी। अब क्या करना है, हमें ए का इंटरसेक्शन करना है यू के साथ। तो ए इंटरसेक्शन यू, ए कोमा बी इंटरसेक्शन ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। देखो जरा इन दोनों में कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ हैं, ए और बी। तो क्या आ गया निकल के, ए कोमा बी। तो ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए कोमा बी, और ए कोमा बी क्या है अपना, ए है। और यही यू का नियम कह रहा है कि यदि किसी समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ निकाला जाए तो हमें दिया गया समुच्चय ही प्राप्त होता है। ये होते हैं आपके सर्वनिष्ठ के गुणधर्म खत्म। सर्वनिष्ठ को इस टॉपिक को एक बार और रिपीट कर देते हैं। सर्वनिष्ठ क्या होता है, दो या दो से अधिक समुच्चय दिए गए हो तो उन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ उन दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय होता है। फिर आते हैं सर्वनिष्ठ के गुणधर्म। सबसे पहला क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म क्या कहता है कि यदि दो समुच्चय ए तथा बी दिए गए हो तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। अर्थात पहले ए और बी में से उभयनिष्ठ देखे जाएं या बी और पहले बी और ए में से उभयनिष्ठ देखे जाएं, दोनों ही स्थितियों में समुच्चय कैसे प्राप्त होंगे, समान प्राप्त होंगे। साधारण गुणधर्म के लिए हम तीन समुच्चय लेते हैं, ए बी और सी। यानी सबसे पहले हम ए और बी का सर्वनिष्ठ निकालें, उसके बाद सी का सर्वनिष्ठ निकालें, या पहले बी और सी का सर्वनिष्ठ निकालें उसके बाद ए का सर्वनिष्ठ निकालें, तो दोनों ही स्थितियों में जो समुच्चय प्राप्त होंगे वो समान प्राप्त होंगे। अर्थात समुच्चयों का सर्वनिष्ठ साधारण गुणधर्म का पालन करता है। नेक्स्ट आता है वर्गसम नियम।
वर्सन नियम, यदि किसी समुच्चय का स्वयं के साथ सर्वनिष्ठ निकाला जाए, यदि किसी समुच्चय का स्वयं के साथ सर्वनिष्ठ निकाला जाए तो हमें दिया गया समुच्चय ही प्राप्त होता है। फोर्थ आता है आपका फाई का नियम, यदि किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ निकाला जाए तो हमें रिक्त समुच्चय ही प्राप्त होगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय और किसी रिक्त समुच्चय में कोई अवयव होता ही नहीं है, तो इसका जो है उन दोनों में उभयनिष्ठ अवयव कोई मिलेगा ही नहीं। तो जब कोई अवयव नहीं मिलेगा तो यानी इसका मतलब खाली मंजिला कोष्ठक, खाली मंजिला कोष्ठक किसको व्यक्त करता है? फाई को, यानी रिक्त समुच्चय को। लास्ट आता है आपका यू का नियम। यू का नियम क्या कहता है कि यदि किसी समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ निकाला जाए, यदि किसी समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ निकाला जाए तो हमें दिया गया समुच्चय ही प्राप्त होगा। ये हमने प्रूफ भी करके देख रहा है और सारे रूल्स हमने प्रूफ करके देखे हैं। ये आपके समुच्चयों का सर्वनिष्ठ खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका एक डी मॉर्गन लॉ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।